नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका क्लास के अंदर। चलिए जो है एक नया टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीमर या फिर बहुलक, अपन उसको हिंदी में कहते हैं। ये इस टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप के आपके बनते हैं, किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए सारी वीडियोस को, साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को और जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टॉपिक का पॉलीमर या फिर अपन इसे कहते हैं बहुलक। इसमें से क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं, देखो भाई। सबसे पहले तो क्वेश्चन इसमें मोस्टली जो बनते हैं वो बनते हैं यूज़ के, कि भाई ये जो पॉलीमर है, ये जो बहुलक है, इसका यूज़ किस में किया जाता है, या फिर वो उपयोग पहले लिख देते हैं और आपको 4 ऑप्शन में लिख देते हैं कि निम्न में से किस बहुलक का उपयोग जो है इसे बनाने में या इस काम में लिया जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आपके यही बनते हैं। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो है ये किसका बहुलक है, किसका पॉलीमर है, प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है, इस टाइप के। या फिर जैसे ब्यूनाएस है, ये किससे मिलके बना है, कौन सी एकलक इकाइयाँ मिलके जो है इसका निर्माण करती है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें आपको क्या करना है, इनके यूज़ सबसे ज़्यादा तो वो याद करने हैं और साथ में कि किन इकाइयों से मिलके जो है ये बना है ये आपको याद करने हैं। ठीक है भाई, तैयार है आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर बहुलक क्या भाई कहते किसे है, पॉलीमर होता क्या है, बहुलक क्या होते हैं। जब छोटी जो इकाइयां हैं, एकलक इकाइयां जिसे अपन कहते हैं मोनोमर, तो जब एकलक इकाइयां मिलके आपस में एक उच्च अणुभार वाला यौगिक कोई कंपाउंड बनाती है उसे अपन कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं, बहुलक। अब बहु का मतलब क्या होता है, यानी कि एक से ज़्यादा, और मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो एकलक इकाइयां मिल के यानी कि मोनोमर्स मिल के किसका निर्माण करते हैं, बहुलक का, पॉलीमर का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, देखिए इधर बहुलक यानी कि पॉलीमर्स छोटे छोटे अणु मिलके उच्च अणुभार वाला यौगिक बनाते हैं, उसे अपन कहते हैं बहुलक या फिर पॉलीमर। अब भाई बहुलक अपन किससे बनाते हैं, क्या इसकी प्रोसेस होती है, तो बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो है बहुलकों का निर्माण किया जाता है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, अपना रेयॉन हो गया, ये सब क्या है आपके, ये सारे बहुलक ही तो है। बैकेलाइट हो गया, रबर हो गया, पॉलीथीन हो गया, ब्यूनाएस हो गया, ब्यूनाएन हो गया, ये सब क्या है आपके बहुलक है, जो क्या करते हैं भाई, छोटी छोटी इकाइयाँ मिलके जो है इनका निर्माण करती है, इसीलिए ये पॉलीमर कहलाते हैं। अब इनको एक साथ, अब आपको पता है कि भाई पॉलीमर जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। अब आप किसी चीज़ को एक साथ स्टडी करोगे पूरी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, तो इसीलिए जो है इन पॉलीमर्स को अपन क्लासीफाई करके क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आपको पता है, आप परचूनी की शॉप पे गए, ठीक है, अगर परचूनी वाले ने, दुकानदार ने सारा सामान ऐसे ही एक सेक्शन में ऐसे ही भर रखा है तो उसको मिलने में भाई आसानी नहीं रहेगी, दिक्कत आएगी। तो इसी वजह से अगर अपन पॉलीमर्स को ऐसे उठा के पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती हैं। इसीलिए जो है इन बहुलकों को क्लासीफाई करके जो है स्टडी किया जाता है। तो देखिए इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किया जाता है 4 टाइप से, 4 प्रकार से जो है इनका क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण किया जाता है। पहला होता है स्रोत के आधार पे, कि भाई कहाँ से, आपको पता है स्रोत मतलब सोर्स, कि अपन को कहाँ से ये जो बहुलक है वो प्राप्त हो रहे हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो है अपना स्रोत के आधार पर, कि कहाँ से अपन को, कैसे जो है ये पॉलीमर, ये बहुलक जो है प्राप्त हो रहे हैं। अब देखो ये जो स्रोत के आधार पर बहुलक है, इनको 3 कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है संश्लेषित और तीसरा होता है अर्ध संश्लेषित। पहला कौन सा है, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक मतलब
प्रकृति से प्राप्त। तो जो भी पॉलीमर अपन को प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। मैं इधर लिख देती हूँ, पहला कौन सा है अपना, प्राकृतिक बहुलक। कौन सा, प्राकृतिक बहुलक। अब ये प्रकृति में अपने क्या है, जैसे पादप है, जंतु है, तो इनसे अगर अपन को ये पॉलीमर्स मिल रहे हैं तो इन्हें अपन कहते हैं प्राकृतिक बहुलक। ठीक है भाई, जैसे अपने क्या हो गया, प्राकृतिक रबर जो कि क्या है, आइसोप्रीन का बहुलक है, या फिर अपने जैसे प्रोटीन हो गए, अपना ये क्या बोलते हैं, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक बहुलक ही है जो कि अपन को प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि ह्यूमन मेड नहीं है, मैन मेड नहीं है, उन्हें अपन कहते हैं प्राकृतिक बहुलक। फिर दूसरी कैटेगरी आती है इसमें संश्लेषित बहुलक। कौन सी कैटेगरी आती है, दूसरी अपनी आती है संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित यानी कि आर्टिफिशियल, कि भाई जो अपन को नेचर से प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उनको जिनको लैब में तैयार किया जा रहा है, उन्हें अपन कहते हैं संश्लेषित बहुलक। ठीक है भाई। तीसरे अपने आते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। तीसरे कौन से हैं अपने, अर्ध संश्लेषित बहुलक। ठीक है, अर्ध संश्लेषित मतलब कि भाई जो प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं और उनको लैब में थोड़ा बहुत क्या किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है। प्रकृति से प्राप्त बहुलकों को किसमें, लैब में जो है थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जा रहा है, उन्हें अपन कहते हैं अर्ध संश्लेषित, यानी कि आधे तरीके से क्या है, ये संश्लेषित किए हुए पॉलीमर्स है। ठीक है भाई, आ गया समझ में। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरे अपने आते हैं संरचना के आधार पर बहुलक, कि भाई किस टाइप की इनकी संरचना है, कि जैसे मान लो कि ये एक ही लाइन में एक रेखा बना रहे हैं मिलके, तो उन्हें अपन कहते हैं रेखीय बहुलक। कौन से, रेखीय बहुलक कहते हैं। जैसे एक लीनियर फॉर्म में मान लो कि ये जुड़े हुए हैं, कौन भाई, एकलक इकाइयां अगर लीनियर फॉर्म में जुड़ी हुई है तो उसे अपन क्या कहते हैं, रेखीय बहुलक। दूसरे अपने आते हैं शाखित बहुलक। क्या आते हैं, शाखित बहुलक। अब इन रेखाओं में अगर शाखा में जुड़ी हुई है एकलक इकाइयां तो उन्हें अपन कहते हैं शाखित बहुलक। थर्ड अपने आते हैं तिर्यक बहुलक। कौन से, तिर्यक बहुलक। अब भाई एक त्रिविम संरचना का निर्माण कर ले बहुत सारी शाखाएं मिलके, तो उसे अपन कहते हैं तिर्यक बहुलक। तो संरचना के आधार पर कि किस टाइप से ये अपनी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या भाई लीनियर बना रहे हैं, ब्रांच वाली बना रहे हैं, एकलक इकाइयां मिलके, तो उन्हें अपन कहते हैं संरचना के आधार पर बहुलक। ठीक है भाई, आ गई चीज समझ में। फिर अपने आते हैं बहुलीकरण के प्रकार के आधार पर, कि भाई किस टाइप से जो है, यानी कि कौन कौन सी इकाइयां, किस किस टाइप की इकाइयां मिल के जो है किसका निर्माण कर रही है, पॉलीमर का बहुलक का निर्माण कर रही है। तो देखो इसमें एक आते हैं अपने योगात्मक बहुलक। कौन से, योगात्मक बहुलक। ठीक है, और दूसरे अपने आते हैं संघनन बहुलक। कौन से आते हैं, दूसरे अपने आते हैं संघनन बहुलक। अब जो योगात्मक बहुलक हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी दो टाइप के हम पढ़ेंगे, एक होता है समबहुलक और एक होता है सहबहुलक। ठीक है, तो इसके अंदर अपन दो पढ़ने वाले हैं, समबहुलक और सहबहुलक। इन सारे को जो है हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर अपने आते हैं आणविक बलों के आधार पर बहुलक, कि भाई किस टाइप के जो है इनमें बल जो है कार्य कर रहा है, किस टाइप के बलों से। भाई आपको पता है कि एक कोई मॉलिक्यूल है, एक कोई अणु है, वो दूसरे अणु से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो कि एक कोई व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति के साथ है, तो उनके बीच में बॉन्ड कैसा है वो उस चीज़ को बताता है। कि भाई एक तो होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, किन्हीं दो पर्सन के बीच में, बेस्ट फ्रेंड है तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। एक होता है कि नॉर्मल फ्रेंड है तो बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, आप उसको आसानी से जो है क्या कर सकते हो, दो चार लगाए झटके और उसको तोड़ सकते हो। तो इसी तरीके से ही कि भाई अपने जो
ये पॉलीमर्स है, यानी कि ये जो पॉलीमर बना रही हैं एकलक इकाइयाँ, उनके बीच में किस टाइप का जो है बॉन्ड है, उसके आधार पर जो है बहुलकों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अपने 4 टाइप के अपन पढ़ने वाले हैं, ताप दृढ़, ताप सुगड्य वगैरह। ये जो है हम पढ़ेंगे आणविक बलों के आधार पर। तो आ गई चीज समझ में कि किस किस आधार पर जो है इन पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला अपना आता है स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर जो है किसका? अपने बहुलकों का वर्गीकरण। तो देखो, पहला है प्राकृतिक, दूसरा है संश्लेषित और तीसरा अपना आता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक मतलब प्रकृति से प्राप्त, या तो जंतु से प्राप्त हो रहा है या फिर अपने पादपों से प्राप्त हो रहा है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्रकृति से प्राप्त बहुलक। ठीक है भाई, आ गई चीज समझ में। देखिए, स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज, प्राकृतिक रबर जो कि किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। इसमें ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है कि जो अपना प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का जो है अपना प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है भाई। और न्यूक्लिक अम्ल, ये सब क्या है? अपन को प्राप्त होते हैं किससे? नेचर से, प्रकृति से। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में आपको पता ही होगा डीएनए आरएनए आते हैं। तो ये सब अपन को किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको अपन कहते हैं प्राकृतिक बहुलक। फिर आते हैं संश्लेषित बहुलक, यानी कि ये मानव के द्वारा जो है तैयार किए जाते हैं। संश्लेषित का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, तो यानी कि ये किस तरीके से तैयार किए जाते हैं? आर्टिफिशियल तरीके से जो है इनको रेडी किया जाता है, इसीलिए अपन इनको कहते हैं संश्लेषित बहुलक। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी यानी कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या कहते हैं पीवीसी को? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। बेकेलाइट आ गया अपना, संश्लेषित रबर आ गया। ठीक है, तो ये सब क्या है अपने? ये है संश्लेषित बहुलक। कैसे है? आर्टिफिशियल पॉलीमर्स। ठीक है। थर्ड अपने आते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। कौन से? जो भाई प्रकृति से प्राप्त है, उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाता है, लैब के अंदर रेडी किया जाता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अर्ध संश्लेषित यानी संश्लेषित, यानी कि आधा जो है ये प्रकृति से मिल रहे हैं, आधा अपन कुछ इसमें चेंजेस कर दे रहे हैं, तो उसे अपन कहते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो देखिए प्राकृतिक तथा संश्लेषित रूप से क्या है इनका यूज किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? वल्नीकृत रबर। अब ये जो वल्नीकृत रबर है, तो रबर के वल्कनीकरण से जो है अपन इसको प्राप्त करते हैं। और इसमें मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि सल्फर जो अधातु है, किसका यूज़ किया जाता है? सल्फर अधातु का इसमें यूज़ किया जाता है वल्नीकृत रबर के अंदर। ठीक है, सल्फर अधातु यूज़ में ली जाती है रबर के वल्कनीकरण में। ठीक है भाई। और देखिए सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये क्या है? अपने अर्ध संश्लेषित बहुलक। आ गई चीज समझ में। अब इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा? अगर बनेगा तो देखिए, या तो आपसे पूछ लेंगे कि निम्न में से प्राकृतिक बहुलक है, और आपको जो है 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन आपका प्राकृतिक बहुलक का होगा। मोस्टली आपके जो बनते हैं वो प्राकृतिक बहुलक के ही इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है। ठीक है भाई, तो आपको इस टाइप से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हुए जाना है इसमें कि एग्जाम में किस टाइप से आपसे पूछा जाता है। ठीक है भाई, आप बहुत सारी थ्योरी पढ़ लेंगे, बहुत सारा रट्टा मार लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको एग्जाम पे फोकस करके पढ़ना है कि एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला अपना हो गया स्रोत के आधार पर। दूसरा अपना आता है संरचना के आधार पर जो है बहुलकों के प्रकार। तो ये भी कितने टाइप के होते हैं अपने? 3 टाइप के। पहला है रेखीय बहुलक, दूसरे अपने आते हैं शाखित बहुलक और तीसरे अपने आते हैं तिर्यक बहुलक। तो देखो
पहला रेखीय बहुलक, तो एकलक इकाइयां आपस में जुड़ के, रेखा का मतलब क्या होता है, एक लीनियर फॉर्म में, इस टाइप से एक लीनियर फॉर्म में जो है एकलक यानी कि मोनोमर्स जो है मिलके किसका निर्माण करते हैं, पॉलीमर का निर्माण करते हैं, उसे अपन कहते हैं रेखीय बहुलक। नाम से ही स्पष्ट है ये चीज। तो देखिए, एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर लंबी व रेखीय श्रृंखला बनाती है। कैसी श्रृंखला बनाती है, रेखीय श्रृंखला यानी कि लीनियर जो है स्ट्रक्चर बनाती है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है इसके, उच्च घनत्व पॉलीथीन जो है इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, शाखित जो है, शाखित श्रृंखलीय बहुलक, तो इसमें क्या है, बहुत सारी जो रेखीय क्या है अपनी संरचनाएं हैं वो मिलके शाखाओं का निर्माण करती है। तो देखो, एकलक इकाइयां जुड़कर रेखीय शाखित श्रृंखलाएं बनाती है। कैसी, रेखीय शाखित श्रृंखला यानी कि बहुत सारी ब्रांचेस जो है ये बनाती है, इसको अपन कहते हैं शाखित बहुलक। ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, निम्न घनत्व पॉलीथीन, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये है अपने शाखित श्रृंखलीय बहुलक। ठीक है, थर्ड अपने आते हैं तिर्यक बहुलक या फिर जालक बहुलक, कि भाई एक जाल का निर्माण कर लेते, सारी शाखाएं मिलके एक जाल जैसी संरचना बना लेती है, उसे अपन कहते हैं जालक बहुलक, और इसको तिर्यक बहुलक भी अपन कहते हैं। तो देखिए, अनेक रेखीय श्रृंखलाएं परस्पर श्रृंखला जोड़कर एक त्रिविम जालक जो है संरचना बनाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं बच्चा लोग, तिर्यक बहुलक कहते हैं। तो दो आधार पर पढ़ लिए, पहला कौन सा था अपना, पहला है स्रोत के आधार पर। कौन सा, स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर अपने कौन कौन से होते हैं, जल्दी से एक बार बता दीजिए। पहला है अपना प्राकृतिक बहुलक, दूसरा है अपना संश्लेषित बहुलक, और तीसरा क्या है अपना अर्ध संश्लेषित बहुलक। ठीक है, फिर अपने दूसरे आते हैं संरचना के आधार पर कि किस टाइप की स्ट्रक्चर जो है ये बनाते हैं, उसके आधार पर जो बहुलक है कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला कौन सा है, रेखीय बहुलक, की जब एकलक इकाइयां रेखीय फॉर्म में जुड़ती हैं तो उसे अपन कहते हैं रेखीय बहुलक। दूसरा अपना आता है शाखित बहुलक, तो इसमें क्या होता है कि रेखाएं जो है एकलक इकाइयां वाली वो मिलके शाखाओं के रूप में जो है जुड़ी रहती है, उसे अपन कहते हैं शाखित बहुलक। थर्ड अपना आता है जालक बहुलक या फिर अपन इसे क्या कहते हैं, तिर्यक बहुलक। तो जब रेखीय श्रृंखलाएं आपस में मिलके एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, एक त्रिविम संरचना बनाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, तिर्यक बहुलक कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, अब देखिए थर्ड टाइप पे आ जाते हैं कि बहुलीकरण के आधार पर जो है अपने कितने टाइप के बहुलक होते हैं। तो देखिए, पहला होता है योगात्मक बहुलक, और दूसरा जो है वो है अपना संघनन बहुलक। योगात्मक बहुलक में अपन को 2 पढ़ने हैं, एक है समबहुलक और एक है सहबहुलक। ठीक है भाई, समबहुलक में क्या होता है कि द्विआवंद और त्रिआवंद वाली एक जैसी इकाइयां यानी कि समान एकलक इकाइयां मिलके किसका निर्माण करती है, समबहुलक का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे पॉलीथीन हो गया, ठीक है, उसमें क्या है कि एक जैसी द्विआवंद वाली क्या है कि एकलक इकाइयां मिलके किसका निर्माण कर रही है, एक बहुलक का निर्माण कर रही है। ठीक है, उसे अपन कहते हैं समबहुलक। दूसरा देखिए सहबहुलक, तो सहबहुलक में क्या होता है कि अलग अलग टाइप की एकलक इकाइयां मिलके किसका निर्माण करती है, अपने सहबहुलकों का निर्माण करती है। तो अलग अलग टाइप की एकलक इकाइयां इसमें जुड़ेगी, उसे अपन कहते हैं सहबहुलक। जैसे ब्यूना एस हो गया, ब्यूना एन हो गया, ये क्या हो गए अपनी, ये हो गए सहबहुलक। ठीक है भाई, एक बार डिस्कस करें तो देखिए आगे चलते हैं। पहले है अपने योगात्मक बहुलक, तो द्विआवंद त्रिआवंद युक्त एकलक इकाइयों के परस्पर संयोग से, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिनके बीच में हो, तो वो मोनोमर्स मिलके किसका निर्माण करते हैं, ये योगात्मक बहुलकों का निर्माण करते हैं। 2 कैटेगरी है इसकी, कौन कौन सी, पहली है समबहुलक और दूसरी कौन सी है, सहबहुलक। सम का मतलब क्या होता है, एक जैसा।
सम का मतलब क्या होता है, एक जैसा। तो जब एक जैसी 1,00,000 इकाइयां मिलके जो है बहुलक का निर्माण करती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, समबहुलक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन इसका एग्जाम्पल हो गया। तो देखो ये जो एथिलीन की है n इकाइयाँ यानी कि बहुत सारी इकाइयाँ मिलके किसका निर्माण करती है, पॉलीथीन का निर्माण करती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अपना समबहुलक का। फिर अपने आते हैं सहबहुलक। सहबहुलक में क्या होता है कि अलग अलग टाइप की 1,00,000 इकाइयाँ मिलके जो है बहुलक का निर्माण करती है। इसके एग्जाम्पल क्या है अपना, ब्यूना S, ब्यूना N। देखिए दूसरे अपने आते हैं सहबहुलक। तो सहबहुलक में क्या होता है कि दो विभिन्न विभिन्न टाइप की 1,00,000 इकाइयाँ मिलके किसका निर्माण करती है, अपने सहबहुलक का निर्माण करती है। समबहुलक में क्या था कि एक ही टाइप की 1,00,000 इकाइयों ने मिलके क्या किया था, अपने समबहुलक का निर्माण किया था। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, ब्यूना N और ब्यूना S। जो अपना ब्यूना S है वो किस किस से मिलके बना है, तो देखिए ब्यूना S में जो है ब्यूटाडाइइन, क्या, ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन मिलके, कौन, ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन जो है ये मिलके स्टाइरिन, क्या है, स्टाइरिन। तो ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन मिलके जो है किसका निर्माण करते हैं, ब्यूना S का निर्माण करते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है अपना, ब्यूना N। तो ब्यूना N में कौन कौन सी 1,00,000 इकाइयाँ मिलती है, तो देखो एक्रिलोनाइट्राइल, कौन सी, एक्रिलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइइन, कौन सी, ब्यूटाडाइइन मिलके जो है ब्यूना N का निर्माण करती है। किसका, ब्यूना N का निर्माण करती है। तो ये 1,00,000 इकाइयाँ मिलके किसका निर्माण करती है, अलग अलग टाइप की है। तो अलग अलग टाइप की 1,00,000 इकाइयाँ मिलके किसका निर्माण करती है, अपने सहबहुलक का निर्माण करती है। तो समबहुलक और सहबहुलक समझ में आया, ये किसका टाइप है, अपना योगात्मक बहुलक का। फिर अपने आते हैं संघनन बहुलक। तो संघनन बहुलक में क्या होता है कि भाई दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप वाले जो है 1,00,000 इकाइयाँ किसके का निर्माण करती है, अपने संघनन बहुलक का निर्माण करती है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, नायलॉन 6,6। अब ये किस किस से मिलके बना है, तो देखिए एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। तो इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये किसका निर्माण करती है, अपने संघनन बहुलक का निर्माण करती है। और ये नायलॉन 6,6 जो जिसका पॉलीमर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एग्जाम में पहले पूछा भी गया है। ब्यूना S के बारे में भी पूछा गया है, ब्यूना N के बारे में भी पूछा गया है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके सीधे सीधे उठ के आते हैं, या तो यूज से या फिर कौन सी इकाइयाँ मिलके जो है पॉलीमर का निर्माण कर रही है। मैं बार बार इसी बात पे जो है जोर दे रही हूँ कि आपके क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉलीमर वाले चैप्टर से। ठीक है भाई, चलिए तो ये कौन से हुए अपने कि बहुलीकरण के आधार पर अपने बहुलकों के प्रकार। चौथा अपना आता है आणविक बलों के आधार पर, यानी कि उनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है, कैसे बलों से जो है ये इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई है, उसे अपन कहते हैं आणविक बलों के आधार पर बहुलक। देखिए पहला कौन सा है आपका आणविक बलों के आधार पर बहुलक में, प्रत्यास्थ बहुलक। प्रत्यास्थ यानी कि इनकी जो श्रृंखलाएं होती है वो दुर्बल अंतर आणविक बलों से जुड़ी रहती है, कि भाई इनके बीच में जो है बॉन्ड वो सेपरेट भी हो सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है, तो उसे अपन कहते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। श्रृंखलाएं दुर्बल अंतर आणविक बलों से क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है, तो इसमें क्या होता है, इनको अपन कहते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। अब आपको पता ही है कि ब्यूना N किससे बना हुआ है, तो जल्दी से बता दीजिए ब्यूना N किससे बना हुआ है, अपना एक्रिलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइइन से। और ब्यूना S किससे बना हुआ है, ब्यूना S जो है अपना बनता है किस किस से, जल्दी से बताइए, तो ब्यूटाडाइइन और अपना स्टाइरिन मिलके ब्यूना S का निर्माण करते हैं।
ठीक है, तो ये क्या है अपने प्रत्यास्थ बहुलक। दूसरा अपना आता है रेशे बहुलक कि जो कि प्रबल अंतर आणविक जिनके अणुओं के बीच में कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्य करता है उसे अपन कहते हैं रेशे बहुलक। तो देखिए श्रृंखलाएं परस्पर प्रबल अंतर आणविक बलों द्वारा जुड़ी रहती है जिसे अपन क्या कहते हैं रेशे बहुलक। एग्जाम्पल क्या है इसका इंपॉर्टेंट, नायलॉन 6,6 जो कि किससे मिलके बना है, हेक्सामेथिलीन डायएमीन और एडिपिक एसिड मिलके नायलॉन 6,6 का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई। थर्ड अपने आते हैं ताप सुघट्य बहुलक कि भाई जब इन बहुलकों को अपन टेम्परेचर देते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब ये ठंडे होते हैं तो वापस कैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। तो भाई पहले कठोर है, टेम्परेचर दिया, सॉफ्ट हो गए, फिर टेम्परेचर जैसे ही निकला, मतलब कि जैसे ही हीट निकली दोबारा से ठंडा होके कैसे हुए, तो दोबारा से कठोर हो जाते हैं, तो उन्हें अपन कहते हैं ताप सुघट्य बहुलक। देखिए सामान्य ताप पर कठोर, गर्म करने पर मृदुल और दोबारा ठंडे होने पे दोबारा कठोर हो जाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं ताप सुघट्य बहुलक। देखिए एग्जाम्पल, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, ये किसके एग्जाम्पल है, अपने ताप सुघट्य बहुलक के। फोर्थ अपने आते हैं ताप दृढ़ बहुलक कि भाई एक बार जब ये चेंज कर लिए अपना जो है टाइप चेंज कर लिया, जैसे कि गर्म करने पर अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर, कि एक बार जैसे ये सॉफ्ट है इनको गर्म किया तो ये कैसे हो गए, कठोर हो गए, तो वापस से ये सॉफ्ट नहीं होंगे, तो अनुत्क्रमणीय यानी कि एक बार अपना टाइप इन्होंने चेंज किया कठोर मृदुल से तो वापस दोबारा पहले वाले टाइप में नहीं आते, इसको अपन कहते हैं ताप दृढ़, यानी कि ये दृढ़ होते हैं अपने किसके, डिसीजन के एकदम निश्चित होते हैं। तो गर्म करने पर अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर दृढ़ घुलनशील पदार्थों में कैसे हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, वापस से ये सॉफ्ट नहीं होंगे, एक बार ये कठोर हो गए तो ये हो गए। ठीक है, उन्हें अपन कहते हैं ताप दृढ़ बहुलक। एग्जाम्पल देखिए, बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, ये जो क्या है अपने ताप दृढ़ बहुलक है। कैसे है, ताप दृढ़ बहुलक है। आ गई चीज समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुए अपने चारों टाइप किसके, कि भाई किसके आधार पर जो है बहुलकों को अपन डिवाइड करते हैं। पहला किसके आधार पर, तो अपने स्रोत के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर, तीसरा कौन सा है अपना बहुलकीकरण के आधार पर, और चौथे है अंतर आणविक बलों के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला जो टॉपिक है वो क्या है, रबर का वल्कनीकरण। तो रबर का वल्कनीकरण क्या होता है, सल्फर की उपस्थिति में गर्म करके रबर की प्रत्यास्थता व रबर की सामर्थ्य में सुधार करना, यानी कि उसको अच्छी क्वालिटी का बनाना, उससे अपन क्या कहते हैं, रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। अब इसमें आपको क्या एक चीज मेन याद रखनी है कि कौन सी अधातु जो है रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए सल्फर जो अधातु है रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त की जाती है, कौन सी, सल्फर अधातु। ये ही इसमें याद करने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वल्कनीकरण क्या होता है कि भाई रबर की जो प्रत्यास्थता है और उसकी जो सामर्थ्यता है उसमें अपन सुधार करते हैं, सल्फर की उपस्थिति में उसको क्या करके, गर्म करके, तो उससे अपन कहते हैं रबर का वल्कनीकरण करना। आ गई चीज़ समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जो है आपके यहाँ पे जो क्या है पॉलीमर्स है, बहुलक है, वो दिए गए हैं और उनके क्या यूज़ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब ही आने वाली है आपकी, तो किस बहुलक का क्या यूज़ है वो आपको याद रखना है। देखो पहला कौन सा है, नायलॉन। इसके बारे में क्या फैक्ट याद रखना है कि ये दुनिया का पहला संश्लेषित रेशा है। क्या है, दुनिया का पहला संश्लेषित रेशा है नायलॉन। कौन है, नायलॉन। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
फिर देखिए बिना प्राकृतिक, इसमें कोई भी कच्चे माल का, कोई भी प्राकृतिक जो कच्चा माल है उसका यूज़ नहीं किया जाता। इसमें किसको यूज़ लेते हैं, तो इसको बनाने में कोयले का, जल का, हवा का, इसका यूज़ किया जाता है। किसको बनाने में, नायलॉन को बनाने में। तो दुनिया का पहला संश्लेषित रेशा कौन सा है, अपना नायलॉन, ठीक है। और इसको बनाने में किसका यूज़ लेते हैं, वायु का, जल का, कोयले का यूज़ किया जाता है, ठीक है भाई। पहला कौन सा हो गया अपना, नायलॉन। दूसरा अपना आता है रेयॉन। तो रेयॉन के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये वाली लाइन कि कास्ट लुगदी से प्राप्त जो है पॉलीमर कौन सा है। और ये भी एक एग्जाम में आ चुका है पहले कि कास्ट लुगदी से निम्न में से कौन सा जो है पॉलीमर प्राप्त किया जाता है, कौन सा बहुलक जो है वो बनाया जाता है, तो कौन सा, रेयॉन। इसमें यही लाइन आपको सेम याद रखनी है, ठीक है। मानव द्वारा निर्मित है यानी कि संश्लेषित टाइप का है। और रेशम से क्या होता है, ये क्या होता है, रेशम से सस्ता होता है। आपने पहने होंगे कि रेशम के धागे आते हैं, रेयॉन का कपड़ा आता है, तो ये रेशम से क्या होता है, सस्ता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीएस्टर। इसमें क्या याद रखना है कि पोशाक सामग्री बनाने के लिए जो है किस बहुलक का उपयोग किया जाता है। तो पोशाक सामग्री बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, पॉलीएस्टर का यूज़ किया जाता है। किसका, पॉलीएस्टर का यूज़ किया जाता है। केवल ये लाइन इसमें याद रखिए कि पोशाक सामग्री के लिए किसका यूज़ करते हैं अपन, पॉलीएस्टर बहुलक का यूज़ किया जाता है। अगला आता है टेरिलिन। तो देखिए सिंथेटिक पॉलीएस्टर फाइबर है ये, कपड़े के बैग बनाने में उपयोगी। कपड़े के बैग बनाने में, तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा कि कपड़े के बैग बनाने में कौन सा पॉलीमर यूज़ किया जाता है। तो कौन सा यूज़ किया जाता है, अपना टेरिलिन यूज़ में लिया जाता है। अन्य नाम क्या है इसका, डेकॉन। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में डेकॉन लिख दे या फिर लिख दे टेरिलिन, तो क्या आंसर रहेगा, सेम आंसर आपका रहेगा, क्योंकि इसका अन्य नाम क्या होता है, डेकॉन। किसका, टेरिलिन का। दोबारा मेरे साथ बोलिए, टेरिलिन का अन्य नाम क्या है, डेकॉन है। किस में यूज़ करते हैं, तो कपड़े के जो बैग होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल व टेरेफ्थिलिक को पॉलीमराइज करके क्या किया जाता है, इसको उत्पादित किया जाता है। तो ये इसकी क्या हो गई, एकलक इकाइयाँ, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थेरिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकेलाइट। बेकेलाइट को जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो फिनॉल के जो है फॉर्म एल्डिहाइड के साथ प्रतिक्रिया पर अपन को क्या प्राप्त होता है, बेकेलाइट प्राप्त होता है। तो देखो फॉर्म एल्डिहाइड के साथ फिनॉल के संक्षेपण से ये तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, अपना बेकेलाइट। देखिए बिजली के इंसुलेटर, और इसका ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बिजली के इंसुलेटर, और ये पूछा भी गया है पहले एक एग्जाम में कि बिजली के इंसुलेटर में निम्न में से कौन सा पॉलीमर यूज़ लिया जाता है। तो देखिए बिजली के इंसुलेटर, रेडियो, टेलीफोन केसिंग, बर्तन, आभूषण, बच्चों के खिलौने बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसका, बेकेलाइट का, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए, नियोप्रीन। इसका अन्य नाम क्या है, पॉलीक्लोरोप्रीन। क्या है, पॉलीक्लोरोप्रीन। ये क्या है, एक टाइप का संश्लेषित रबर है। क्या है, संश्लेषित रबर है। क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से इसको प्राप्त किया जाता है। किसके बहुलीकरण से, तो क्लोरोप्रीन के बहुलकीकरण से जो है अपन को नियोप्रीन जो है प्राप्त किया जाता है। चिकित्सा व खेल समर्थन उत्पादों में उपयोगी। किसमें, चिकित्सा व खेल समर्थन, जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं अपने चिकित्सा से रिलेटेड या फिर ये जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें नियोप्रीन बहुलक का यूज़ किया जाता है, ठीक है भाई। चलिए और लास्ट अपना आता है टेफ्लॉन। ये क्या है, फ्लोरोकार्बन है, यानी कि कार्बन और फ्लोरीन मिलके किसका निर्माण करते हैं, फ्लोरोकार्बन टेफ्लॉन का निर्माण करते हैं। इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके ये क्या होता है, मेल्ट होता है। अन्य पदार्थों से आसानी से अभिक्रिया नहीं करता, निकाय की सतह को, और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में।
तो देखिए, निकाय की सतह को ढकने व गैर चिपकने वाले गुणों को संचारित करने के लिए इसको क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। किसी भी चीज़ की जो सरफेस है उसको ढकने के लिए कौन से बहुलक का यूज़ करते हैं, सामान बनाने के लिए टेफ्लॉन का। किसका यूज़ किया जाता है, टेफ्लॉन का यूज़ जो है वो किया जाता है। तो आ गया चीज़ समझ में। यहाँ कंप्लीट होता है अपना पॉलीमर वाला टॉपिक, जिसे अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो इसका जो है क्लासिफिकेशन किस किस आधार पर किया जाता है, पहला अपना किया जाता है स्रोत के आधार पर, फिर जो है संरचना के आधार पर, थर्ड जो किया जाता है बहुलीकरण के आधार पर, और चौथा जो अपना किया जाता है आणविक बलों के आधार पर। आ गई भाई चीज़ समझ में। स्रोत के आधार पर 3 टाइप के, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित। संरचना के आधार पर भी 3 टाइप के, रेखीय, शाकित और तिर्यक। फिर जो है अपना आता है बहुलकीकरण के आधार पर, तो 2 टाइप के हो गए, योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक। योगात्मक में भी 2 टाइप के, समबहुलक और सहबहुलक। जो अपने संघनन बहुलक है उसमें 2 से अधिक क्रियात्मक समूह जो है वो जुड़े रहते हैं। फिर अपने कौन से आते हैं, आणविक बलों के आधार पर। कैसे, आणविक बलों के आधार पर। ये भी कितने टाइप के होते हैं अपने, 4 टाइप के, प्रत्यास्थ, रेशे, ताप सुघट्य और ताप दृढ़ बहुलक। उसके बाद जो हमने पढ़े वो क्या है कि रबर का वल्कनीकरण जो है किसकी प्रेजेंस में किया जाता है, कौन सी अधातु जो है वल्कनीकरण में प्रयुक्त होती है। उसके साथ साथ कुछ जो पॉलीमर्स है, कुछ जो बहुलक है, उनका यूज़ किस में किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोगों को याद रखने हैं। तो ये इसके साथ अपना जो पॉलीमर वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगली क्लास में मिलेंगे जल्दी क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।